लोग जो है इसका रिकॉर्डिंग शुरू कर लिए हैं। लाइव खत्म हो गया होगा, अब नहीं दिख रहा होगा। चलिए, मैं तो बिल्कुल भुला गया था। खैर, कुछ लोगों का 2 मिनट का फ़ायदा हुआ होगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये समझ आ गया कि गार्सा दत्तासी पहला प्रयास करते हैं, फ्रेंच भाषा में प्रयास करते हैं, और उनके पुस्तक का नाम आपसे कई बार पूछा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और पुस्तक का नाम थोड़ा सा अलग है। इस्तवार दला लित्तेश्वर एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, एंदोई और एंदुस्तानी। ठीक है, चूंकि वो फ्रेंच थे इस वजह से इस तरह से इनका नाम है। और आप उन लोगों के सामने ये नाम आएगा तो आप हमेशा कर ही लेंगे, मुझे उम्मीद है। इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई एंदुस्तानी। ठीक है, अभी आपको एंदोई का भी मतलब पता चलेगा, एंदुस्तानी का भी मतलब पता चलेगा। ओके, थोड़ा सा उच्चारण अलग है। ठीक है, जिनके पास ये किताब नहीं है, जो जिन्हें लगता है कि आज पहली बार जुड़े हैं और किताब नहीं है, तो आपको ये किताब खजाना में उपलब्ध है। ओके, तो खजाना में आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक, कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1839 है प्रकाशन वर्ष। ये नहीं पूछेगा कि पहला मतलब दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 में हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन 1839 बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1839 में गारसा दत्तासी किताब लिखते हैं, इस्तवादा इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी 1839 में। ठीक है, और ये दो भागों में विभक्त है, 1839 और 1847। हाँ, 39 हमें याद रखना है। ओके, उसके बाद देखिए एक चीज और भी है। सरस्वती पांडे को पढ़ने का एक तरीका यह है कि आप हर एक लाइन से पहले गुजरेंगे। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट, जैसे हमने इसको कट कर दिया, हमें हमारे लिए 1839 से इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1839 से आपको कोई डेट आपको याद आ रहा है दिमाग में, कुछ भी ऐसा दिमाग में हो। हाँ, 1939 भी याद आ रहा है, कुछ तो आपके दिमाग में आना चाहिए। 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ था क्या, सेकेंड वाला द्वितीय विश्व युद्ध। शुरू हुआ था ना 1939 में। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ, और आचार्य ध्यानचंद शुक्ल की पुस्तक भी है नहीं नहीं, 29 की है। 1929 में। नहीं, वो नहीं आपको याद। 39 पे कुछ इस तरह से आप, मैं फोकस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप भूले नहीं। और ये 1839 है। ठीक है, और ये बहुत पहले की बातचीत है। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए 1839, ये इसमें लिखते हैं, ये नहीं याद रखना है हमें। ठीक है, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य, प्राच्य मतलब पूरब होता है। ठीक है, साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये देखिए क्या कह रहा है इस्तुदार। ये जो बुक का नाम है एंदो हिंदुस्तानी, द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन ये भी आपको याद नहीं रखना है। ये हम लोगों के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेरफ की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए है थोड़ा सा डिटेल में। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णानुक्रम, यहां से आपका प्रश्न एक बनता है। ठीक है, थोड़ा सा ये कठिन मामला है, लेकिन प्रश्न बन सकता है कि वर्ण अनुक्रम का प्रयोग किए हैं अंग्रेजी का, जैसे एबीसीडी में। एबीसीडी में तो ये कोई इतिहास लिखते हुए हम क्या देखते हैं, ईयर देखते हैं कि किस ईयर में कौन कवि लिख रहा है, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट में कौन है, नेक्स्ट में कौन है। लेकिन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा, जैसे एक चीज मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे आपने अपने माइंड में 2-3 कवियों का नाम लीजिए। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कबीर, कैसे शुरू हुआ। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं। वैसे इंग्लिश में लिखने के पीछे ये है कि अंग्रेजी के वर्णमाला का प्रयोग कर रहे हैं ना, इस वजह से मैं इंग्लिश लिख रहा था, तो हम सही ही लिख रहे थे। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, हमसे मैच कर पा रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी। जी ठीक है, सर। ठीक है, तो कबीर हमने लिखा। ठीक ठीक ठीक, कबीर हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने दिनकर लिखा। ठीक, और उसके बाद हमने रेनू लिख लिया। ठीक, तो एक तो देखेंगे कि इनका पीरियड कब है, बहुत पहले है, भक्ति काल के हैं। ठीक है, तो ये पहले आना चाहिए। फिर जो है रेनू, मान लीजिए दिनकर पहले आते हैं, फिर रेनू आते हैं। ठीक है, इस तरह की स्थिति बनती है। तो अब देखिए कि ये यदि सजाते हैं अंग्रेजी के वर्ण के अनुसार, तो ये पहले क्या करते हैं, दिनकर को दे देते हैं कि पहले दिनकर के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कबीर के बारे में बताते, फिर रेणु रेणु के बारे में बताते। वर्ण अनुक्रम, अंग्रेजी का वर्ण अनुक्रम ये होगा ना, इस अनुसार से बताते, लेकिन ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका नहीं था। ठीक है, तो चूंकि शुरुआत में प्रयास कर रहे थे, इस वजह से ये स्थिति बन रही थी। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे अंग्रेजी का वर्णक्रम यूज किए थे कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन या गार्सा दतासी।
मैं जान से कुछ कुछ ऐसा बोल दूंगा कि आप लोग का ध्यान भटके। हाँ, और यहाँ आप इसको भूलेंगे नहीं, गार्सा द तासी को इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, अंग्रेजी के वर्णानुक्रम। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि इनमें कुल 738 कवि थे। हिंदी मतलब कुल इतने कवि थे, लेकिन हिंदी के 72 ही कवि थे, और इस वजह से इनको बहुत माना नहीं गया। आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन आप उर्दू के अधिकतर कवियों को ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको इस रूप में नहीं पूछेगा कि कुल कितने कवि लिए थे, हो सकता है पूछ भी सकता है, लेकिन मेरे जैसा आदमी आ जाए तो यहाँ से एक प्रश्न बनाएगा, क्या बनाएगा, हाँ, इसमें हिंदी के अधिक कवि थे, इसमें उर्दू के अधिक कवि थे, और ये टोटल 738 कवि थे। 72 ना याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी के कम हैं और उर्दू के अधिक हैं, ठीक है। राखी चौधरी कह रही हैं कि मैं पेड बैच ली हूँ, उन्हें जोड़ा नहीं गया है। 1 मिनट में ये गलती नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, 1 मिनट बस हमें समय दीजिएगा। ये राखी चौधरी कुछ कह रही हैं। थोड़ा सा मुझे समझ दीजिएगा। राखी फर्स्ट बैच ये तो है, 1 मिनट में इनको लिंक भेज दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हम कहाँ थे, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ तक मामला खत्म हो गया है। ये गारसा दतासी का, गारसा दतासी के लिए हमने याद रखा कि ये फ्रेंच विद्वान हैं, ये इंडो हिंदुस्तानी लिखते हैं, 1839 में लिखते हैं, 2 भागों में विभक्त है, ठीक है, और फ्रेंच भाषा में है। ओके, और इसमें 738 कवि रखे गए थे, और हिंदी के कम थे, उर्दू के अधिक थे। यहाँ तक सब क्लियर है आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और मैं यही बैक फोर्थ रिविजन कहते रहता हूँ ना, यही कहते रहता हूँ कि बार बार आप पढ़ेंगे तो ही होगा। ओके, लक्ष्मी सागर बार्स ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करते हैं हिंदुई साहित्य का इतिहास। यहाँ जो एंदोई देखे थे, एंदोई, ठीक है, उसको हिंदुई कह दिए हैं, साहित्य का इतिहास 1952 में लिखते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुवाद कौन करता है, तो लक्ष्मी सागर वार्स ने करते हैं, ठीक है। किसका, गारसा द तासी के पुस्तक, और पुस्तक का नाम भी आपको पता चल चुका है, कब पब्लिश हुआ था, 1839 में, हाँ, वो सेकेंड वर्ल्ड वार से 100 साल पहले, ठीक। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इधर 1952 में पब्लिश होता है, 52 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लक्ष्मी सागर बार्स ने इंपॉर्टेंट है। हिंदुई साहित्य का इतिहास, एंदोई से आप रखेंगे, उसको हिंदुई कर दिया गया है, ठीक है, हिंदुई। आप, मैं चाहूँ तो यहाँ आपसे प्रश्न बनाने के लिए हिंदी कर दूंगा, हाँ, हिंदवी कर दूंगा, लेकिन आपको हिंदुई करना है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देंगे। और मैं कई बार ये प्रश्न पूछना चाहा, लेकिन मैं जान से नहीं पूछा कि आपको पढ़ाया नहीं गया, तो आप गलत करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए तासी की पुस्तक जो है एंदोई हिंदुस्तानी में, एंदोई हिंदवी के लिए है, और इसको हिंदी कह रहे हैं। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के लिए है, जिसे उर्दू कहा जा रहा है, जो कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंदोई जो है हिंदवी के लिए है, ठीक है, और हिंदुस्तानी उर्दू के लिए है, जो हिंदुस्तानी हो गई है, ठीक। तो कई बार आप कंफ्यूज रहेंगे, पर यदि इस बात को आप याद ना भी रखें तो भी चलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक। यहाँ से आज प्रश्न लिया गया था, और मात्र कुछ परसेंट, मात्र 5 से 7% बच्चे सही किए थे इसको, इस प्रश्न को, ठीक है। और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। देखिए, एक तो वो हमने इससे पहले जो देखा था, हाँ, 1839 वाला, ठीक है, वो तो फ्रेंच भाषा में देखा था, लेकिन अब ये जो है, ये है हमारा हिंदी भाषा में, ठीक है। और हिंदी भाषा में पहला काम है किसका, महेश दत्त शुक्ल का, ठीक है। और इनका बुक का नाम है भाषा काव्य संग्रह। हमने इसमें क्या ऑप्शन बना दिया, हिंदी भाषा काव्य संग्रह, ब्रज भाषा काव्य संग्रह, और भी कुछ कुछ करके ऑप्शन बना दिए थे, और कोई नहीं आंसर करने वाले, कोई नहीं थे, मात्र 5 से 7% छात्र थे। तो भाषा काव्य संग्रह किसका है, महेश दत्त शुक्ल का, ठीक है। और इनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है, 1873। हम लोगों के लिए है, नवल किशोर प्रेस से लखनऊ से पब्लिश हुआ है, ये जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं उन लोगों के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए बस ये 1873 याद रखना है। भाषा काव्य संग्रह किसका है, महेश दत्त शुक्ल का है, ठीक है। और कब पब्लिश हो रहा है, 1873 में, ठीक है। कुछ का हम ईयर याद रखें, सबका ईयर नहीं याद रखेंगे। आपको 1839 जान से मैं याद करवाया हूँ, ठीक, और 1873 इनका है भाषा काव्य संग्रह का, हमें याद करवाना तो 1952 भी था,
कि हिंदवी साहित्य का इतिहास कौन लिखते हैं, लक्ष्मी सागर बार्स ने। लेकिन 1952 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन 1873 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा काव्य संग्रह 1873 में आया है। ठीक है, अब ये रचना आप अगला जो देख रहे हैं शिव सिंह सरोज, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि शुक्ल जी का की भूमिका जब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो कि आप लोग में से कम लोग पढ़े होंगे, कुछ ही लोग जो हिंदी से प्रॉपर पढ़ाई किए हैं, ठीक है, वो पढ़े होंगे, उसका पहला लाइन जो है यही लाइन है। ठीक है, शिव सिंह सरोज का ही वर्णन है पहला लाइन में। तो ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट रचना है कि कोई शुक्ल जी जो है शिव सिंह सरोज को अपने भूमिका में सबसे पहले जिक्र करते हैं। ओके, और क्या हम लोग 10:41 से पहुंच गए, और समझिए कि बातचीत कितनी देर का क्लास होना चाहिए। ठीक है, खैर खैर हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कंप्लीट किया जाए। हाँ, 11 बजे तक कोशिश करते हैं। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम की रचना लिखी, और यहाँ हम कई बार चाहे तो फंसा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कितना आसान है, शिव सिंह सरोज। ठीक है, सेंगर चीज हो जा रहा है सरोज, सेंगर को चेंज कर दिया गया सरोज पे। ठीक है, हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, और शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 है। हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास को जो पढ़ेंगे ना, पहला लाइन ही गलत लिखा हुआ है, मतलब गलत टाइप है और वही चल रहा है, 1833 लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं याद रखना है हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका है रामचंद्र शुक्ल जी की। हाँ, मेरे पास जो किताब है उसमें तो गलत लिखा हुआ है, और मैंने 2 एडिशन खरीदा, दोनों एडिशन में गलत छपा हुआ है। ठीक है, तो उसका आंसर 1883 होगा। शिव सिंह सरोज कब आया था? 1883 में। ठीक है, और कौन लिखा है? शिव सिंह सेंगर। तो आपको 3 डेट याद हुआ, 1839, ठीक है, और 1873 और 1883। ये 3 1873 ही था ना भाषा काव्य संग्रह का। ठीक है, तो ये तीनों डेट याद हो गया कि नहीं? हाँ या ना? कोई तो बोल दीजिए, हमें लगेगा कि जी हाँ सर, कुछ हो है। गया। हाँ सर, हाँ सर। और ये हाँ चीज सर। और ये चीज आप ध्यान रखिए कि मैं कभी भी किसी का भी वीडियो कह सकता हूँ कि ऑन कीजिए, कभी भी किसी को भी। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग रात का एंजॉय कर रहे हैं, सो लिए। ठीक है, जाने में बहुत जल्दी नींद आती है, हालांकि मुझे नहीं आती है, लेकिन आप लोग को भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग का। हाँ, ठीक है, तो अच्छा, आप में से कोई बताएंगे 1873 में किसकी रचना आई है? भाषा काव्य। महेश भाषा द- काव्य संग्रह। हाँ, आपसे पूछा गया था किसकी रचना आई भाषा है, तो काव्य महेश संग्रह। महेश दत्त शुक्ल आंसर होना चाहिए। संग्रह। ठीक ठीक ठीक, म्यूट अप म्यूट। महेश हाँ, दत्त शुक्ल। ओके ओके, महेश दत्त शुक्ल आपसे पूछा गया था, तो ये 3 डेट आपको याद हो गया ना, 1839, 73 और 83। ये तीनों भूलना नहीं है। ओके, क्योंकि ये शुरुआती काम है, इसलिए भूलना नहीं है। कुछ डेट, क्योंकि नेट जेआरएफ के बच्चों को डेट रटवाया जाता है। ठीक है, पर आपको डेट, कुछ ही डेट याद रखना है। ओके, आप देखिए, शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र 838 कवि हैं, मतलब 1000 की बात कर रहे हैं, उनको एग्जैक्ट बता दिया गया कि 838। ठीक है, भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण के साथ पेश किए गए हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर यहाँ से एक डेटा और याद रखना है आपको। ठीक है, ये 1888 वाला, जॉर्ज ग्रियर्सन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी साहित्य में। आज हम लोग जो 10-11 को कार्यक्रम करवाए थे हिंदी विभाग में, ठीक है, तो वो भाषा पे ही केंद्रित था, और ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, इसका बहुत बड़ा रोल है भाषा को, हिंदी भाषा को डेवलप करवाने में और इतिहास लिखने में। ठीक है, बहुत बड़ा ये सर्वेक्षण था। ठीक है, तो इसका तो मतलब समझिए कि इतना इम्पोर्टेंट रोल था कि अ, अ, देखिएगा कि अभी कितनी बार ग्रियर्सन आएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी की हैं। ठीक है, तो ग्रियर्सन क्या लिखते हैं? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो ये एक पत्रिका का विशेषांक था। अभी एक यूनिवर्सिटी है, यदि कोई मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे, तो सागर विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय है, तो वहाँ से एक पत्रिका निकलती है नाट्यम। ठीक है, तो वहाँ एक कालिदास विशेषांक आया। ठीक है, उसमें हमारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे, हमने कालिदास का हिंदी के नाटककारों पे क्या क्या प्रभाव है, उसमें एक आर्टिकल लिखा था, तो एक कालिदास विशेषांक था। तो ऐसे ही ये भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी ना, हाँ, तो उसमें ये उसमें एक विशेषांक के फॉर्म में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये पत्रिका आपको याद रखना है। ठीक है, कि इसकी पत्रिका थी। और दूसरी बात, ये भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको 3 चीज नहीं भूलनी है इस लाइन में। एक तो डेट नहीं भूलनी है, ग्रियर्सन की पुस्तक 1888 में आ रही है। ठीक है, और दूसरी बात, इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है,
वर्नाकुलर जो होता है लोकल लैंग्वेज को कहा जाता है, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कौन लिखता है, जॉर्ज ग्रियर्सन लिखते हैं, और 1888 में लिखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका? जी सर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये भूलना नहीं है आपको, 18, अब देखिए 4 डेट ऐड हो गया आपका। क्या क्या ऐड हो गया बता, सर एक सवाल पूछूं? बोलिए। सर अगर क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लेखन का, तो उसमें ग्रियर्सन का भी नाम होगा ना, उसमें तो गार्जा दत्तांसी का नाम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, उनका ही नाम सर देना मतलब है अगर क्वेश्चन उनका। में गार्जा दत्तांसी और ग्रियर्सन दोनों रहेगा तो किसका नाम लिखेंगे गारसा दत्तासी आपको पहला इतिहास में? 1839 जो बताया गया है, हाँ, वो तो गारसा दत्तासी ही है, तो फिर ग्रियर्सन क्यों करेंगे आप? और जैसे बहुत जगह बोलता है कि सच्चे अर्थों में वही माना जाता है द मॉडर्न नहीं वर्नाकुलर नहीं, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, देखिए तो वो ऐसा नहीं एग्जाम, कि इसको ही मानेंगे ना? हाँ, एग्जामिनर आपको एक की दे देगा कि आप गारसा दत्तासी को आंसर चूज करें या फिर द मॉडर्न, एक की जरूर देगा, ठीक है, आप परेशान मत होइए। अच्छा हाँ, और कुछ नहीं की दिया रहेगा तो आपको गारसा दत्तासी करना है, ओके। जी सर। हिंदी का रहेगा तो उनका तो हिंदी में नहीं था ना सर। तो ये हिंदी साहित्य का, हिंदी देखिए भाषा वो का नहीं, हिंदी फ्रेंच साहित्य फ्रेंच का में भले अलग लिखा है, गया दोनों था, अलग लेकिन अलग क्वेश्चन है। फ्रेंच में लिखा गया था, लेकिन हिंदी साहित्य के लिए था वो, ठीक है। जी हाँ, हाँ, तो अब हिंदी क्लियर, भाषा में बोलेगा तो महेश दत्त होंगे। हाँ, हिंदी भाषा में होंगे तो महेश दत्त, बिल्कुल महेश दत्त शुक्ल होंगे, और नॉर्मली पूछ लिया जाए तो गारसा दत्तासी करेंगे, ठीक है। बाकी आपसे पूछा जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है, तो ग्रियर्सन की रचना है, और जैसे ही ग्रियर्सन ऑप्शन में रहेगा तो आप समझ लीजिए कि कुछ अंग्रेजी विद्वान और दे दिया जाएगा, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। और गारसा दत्तासी जरूर दिया जाएगा, और यदि मैं बनाऊंगा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कंफ्यूज करूंगा, तो कुछ इस तरह का काम तो जरूर करूंगा, ठीक है, कि आप फंसे, और फंसते हैं तो मुझे बहुत मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये लगता है कि आप लोग थोड़ा कम सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सीरियस होकर पढ़ें, और सीरियस होने का पढ़ने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं उसमें पढ़िए, बाकी समय खूब मस्ती कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेंशन लेके पढ़ा जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो अगला लाइन है जो आप कह रही थी, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, लेकिन हमें इसका लोड नहीं लेना है इस लाइन का, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना है। एग्जामिनर बहुत आपको परेशान नहीं करेगा इस लाइन से, एग्जामिनर के माइंड में है, वो भी हिंदी वाले ही होंगे, ठीक है। ग्रियर्सन अपने ग्रंथ में कितने 952 कवियों को लेते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि इनके यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि लगेगा कि हाँ ये काफ़ी ज़रूरी हैं, ओके। ये देखिए, एक आपको अभी लक्ष्मी सागर बार्स ने क्या किए थे, लक्ष्मी सागर बार्स ने क्या किए थे आपको याद है? गारसा दत्तासी की किताब का अनुवाद किया है। हाँ, गारसा दत्तासी की किताब का अनुवाद किए थे, ठीक है। और ऐसे ही किशोरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गुप्त जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से करते हैं, और आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो उस किताब का नाम इन्होंने रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, ओके। अनुवाद का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद होता है, ठीक है। और कौन करते हैं? किशोरी लाल गुप्त करते हैं, वैसे 1957 में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज होंगे, लक्ष्मी सागर बार्सने और किशोरी लाल गुप्त में बिल्कुल कंफ्यूज होंगे ना, है कि नहीं? किशोरी लाल गुप्त और गारसा दत्तासी के जो अनुवादक हैं लक्ष्मी सागर बार्सने, ठीक है। तो कुछ इसमें ट्रिक लगा सकते हैं आप लोग या नहीं? कुछ ट्रिक लगा सकते हैं या कंफ्यूजन है या क्लियर है? तो आगे बढ़ें। यहाँ कंफ्यूजन होगा किशोरी लाल गुप्त और लक्ष्मी सागर बार्सने में, ठीक है। बता दीजिए सर। बता दें? ठीक है, मैं भी कुछ सोच लूँ क्या ट्रिक लगाया जा सकता है। अच्छा, ये देखिए इसमें ल की कितनी पूर्णावृत्ति है। इसमें वर्नाक्युलर में ल है, लिटरेचर में ल है, और किशोरी लाल लाल है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप निकालना, क्योंकि हम लोग को याद है, इस वजह से हम लोग को परेशान नहीं होते, लेकिन आप लोग परेशान होंगे। लेकिन यहाँ देखिए
यहाँ कितना लॉ है? यहाँ तो यहाँ भी 2 लॉ है जी। लॉ का कंफ्यूजन खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ हिंदुस्तानी है ना, एंदोई से हिंदुस्तानी आ गया है। यहाँ कहाँ गया? चलिए, इसका जो ट्रिक होगा ना कुछ इस तरह से हमारे दिमाग में आएगा तो ही बताएंगे। अभी हम जो है आपको इस पे छोड़ते हैं, पर ट्रिक बता दिया जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग अपने लिए ट्रिक नहीं बनाए थे, क्योंकि हम लोग को ऐसे ही याद हो गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें हमारे माइंड में कुछ आएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखक का कालक्रमानुसार वर्गीकरण, यहाँ से देखिए कालक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ईयर देखा जाने लगा, ठीक है। इसमें ईयर देखा जाने लगा, इसमें वर्ण अनुक्रम प्रयोग नहीं किया अंग्रेजी का, ये काल अनुक्रम प्रयोग किए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार आप देख पा रहे होंगे कि काल अनुक्रम का प्रयोग ग्रियर्सन कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न युगों और काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थिति व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किए हैं। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में व्यक्त किया गया, प्रत्येक अध्याय काल विशेषक का सूचक है, कोई बात नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि के क्षेत्र में निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू हो जाता है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया, ठीक है। चारण काव्य एक तरह से आपको दिमाग में आ रहा होगा कि किसको कह रहे होंगे, ये आदिकाल को कह रहे होंगे। धार्मिक काव्य जो है वो ओके ओके ओके, जूम कर दें, ये मैक्सिमम जूम है, ये मैक्सिमम जूम, अच्छा हो रहा है, हाँ ठीक है, जूम हो गया, ये कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। ठीक है सर। ओके ओके, एक मिनट, एक पेज ले लूं कम से कम, थोड़ा सा छोटा करूं कि एक पेज पूरा आ जाए। हाँ, अब ठीक है, अब दिख रहा है, ये क्लियर है ना? हाँ, दिख रहा है। ठीक है ठीक है, जैसे प्रॉब्लम हो तुरंत बता दिया करिए। और इसीलिए कई बार हमें गूगल मीट ठीक लगता है, हालांकि जो है यदि आप लोग कहेंगे तो उस दिशा में भी हम फोकस कर सकते हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। सर अपना स्क्रीन टच करके जूम कर लीजिए, हो जाएगा सर, उतना ही कर पाएंगे। सब अपना स्क्रीन जिन्हें नहीं दिख रहा है स्क्रीन टच करके ये सही कह रहे हैं कि जूम हो जाएगा, ओके ओके ओके, ठीक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, जिसको मैं छोड़ दूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं बता दूँ कि इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण करते हुए उन्होंने चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य, ठीक है। तो ये चूंकि इनका टाइम पीरियड ही देखिए कि कब लिख रहे हैं, 1888 में, ठीक है। और शुक्ल जी तकरीबन 1900 तक इसको मानते हैं, तो इस वजह से ये रीत काल तक ही रह जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें चारण काल देख पा रहे होंगे, ये आदिकाल को कह रहे हैं, ठीक। धार्मिक काव्य जो है भक्ति काव्य को कह रहे हैं, ठीक है। और प्रेम काव्य ये सूफियों को कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कृष्ण भक्ति शाखा भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ सूफी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दरबारी काव्य जो है, दरबारी काव्य यहाँ जो है आप रीति काल वाले को कहते हैं, ठीक है। अभी और क्लियर होगा चीजें, तो इतना चीजें समझ आ रहा है, ठीक। ये चीजें क्लियर हो रही है आपको। इसमें भी आपको ये याद नहीं रखना है कि धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य क्या है, लेकिन आपको चारण काल याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आदिकाल चारणों का काल था, ठीक है। चारण उसको कहते थे दरबार में रह करके राजा की तारीफ, हाँ, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। कौन कहते हैं आदिकाल को चारण काल? ग्रियर्सन कहते हैं, अभी हम लोग ग्रियर्सन ही पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल को देखिए, ये स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहते हैं, और वाकई स्वर्ण युग था, ठीक है। जब आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि क्यों स्वर्ण युग था, क्योंकि स्वर्ण युग का मतलब होता है कि एक तो उत्कृष्ट रचना लिखी जाए, ठीक है, वो आप रामचरितमानस के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो भक्ति काल में ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें पार्टिसिपेशन जो है
हर एक वर्ग के कवियों का था। आप देखेंगे संत साहित्य में हर एक वर्ग के कवि हैं, ठीक है। और एक उत्कृष्ट रचना भी लिखी जा रही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ रामचरितमानस ही लिखी गई, उसमें और भी बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट रचना लिखी गई है, लेकिन रामचरितमानस उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग कौन कहते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन ही कहते हैं, ठीक है। एक ईसाई होने के बावजूद भी भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा। हालांकि ये कहते हैं कि भक्ति काल ईसाइयत की देन है, लेकिन हिंदी काव्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कौन कहते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मिस्र बंधुओं पे। कल एक प्रश्न हमने पूछा था, ठीक है, और आप लोग गलत कर गए थे, और यदि आप 100% श्योर नहीं रहेंगे तो हमारा प्रश्न गलत करेंगे, ये आप मान लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। कल मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो आप सबको पता है कि मिस्र बंधु ने कहा था, बहुतों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो आप मान लीजिए, जान लीजिए कि मिस्र बंधुओं ने कहा था। आगे मैं दिखा सकता हूँ इसको, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ यहाँ। लेकिन इसमें ऑप्शन में सर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था आपको। नहीं, ऑप्शन में मिस्टेक नहीं हुआ था, मैंने कुछ किया था, ठीक है। नहीं, सुखदेव हो गया था सर, सुखदेव का। अच्छा, वो था। देखिए, मिस्र बंधुओं ने कहा था ना प्रारंभिक काल, लेकिन फिर भी आंसर तो एक से अधिक ही होगा। एक से अधिक ही होता है ना, आंसर तो उसका एक से अधिक ही होगा। ठीक है। तो आंसर तो सही था, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह से आप वर्क कर रहे होते हैं तो कुछ मिस्टेक तो होगा ही, क्योंकि मैं कंप्यूटर तो हूँ नहीं, तो मिस्टेक होगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन, हाँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब देखिए, वही कह रहा हूँ कि आपकी कोई भी बातचीत हो तो बता दिया करिए, अच्छी बात है, ऐसा मैं एडमिट करूंगा जरूर। तो देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि एक तो मिस्र बंधु में कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है, ठीक है। हमने SSG करके याद किया है, बाकी आप लोग जैसे याद करने याद कर सकते हैं। और SSG में कन्फ्यूजन भी रहता है कि श्याम सुखदेव क्या, तो यहाँ देखिए सुखदेव है, सुखदेव नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ भी एक प्रोफेसर होते थे सुखदेव सिंह, ठीक है, सुखदेव सिंह नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बनाने वाले कर सकते हैं आपके साथ खेल कि सुखदेव या सुखदेव, ठीक है। तो सुखदेव, ठीक। तो यहाँ श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, हाँ, ठीक है। तो ये मिश्र बंधु थे, और ये बहुत मज़ेदार आदमी थे, इतने मज़ेदार थे कि ये काम जब करने लगे तो ये 4591 कवियों को खोज निकाले। बहुत मज़े में काम करते थे ये लोग, ठीक है। जब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे तो इन लोगों के बारे में पढ़े हम लोग, कितने मज़ेदार आदमी थे, वरना इतना कवियों को कौन ढूंढ निकालता है, ठीक है। तो देखिए, ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मिस्र बंधु विनोद किसकी रचना है? तो मिस्र बंधुओं की ही रचना है, ठीक है। और इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये भूलना नहीं है, ये बच्चों का प्रश्न है, ठीक है। कि जब यूजी का एंट्रेंस होता है तो उनसे पूछ लिया जाता है, या पीजी के एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है। आप लोग पीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र टीजीटी भी बन रहे होंगे, 6 to 8 में भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पीजीटी के छात्र ज़्यादा जुड़े हैं, ठीक है। तो एक तो मिस्र बंधु विनोद किसकी रचना है? तो मिस्र बंधुओं की रचना है, उसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 इंपॉर्टेंट है, हाँ, गणेश, श्याम, सुखदेव, ठीक है, SSG, ठीक। और ये देखिए 4 भागों में विभक्त है, तो समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 13 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 34 में हुआ। यहाँ एक पॉइंट याद रखने वाला है कि 3 में 13, मतलब 3 13 में हो रहा है, और चौथा पार्ट जो है 34 में हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। 3 13 4 34, मतलब 4th पार्ट, पहला 3 भाग तो 13 में पब्लिश होता है, लेकिन 4th पार्ट 34 में पब्लिश होता है, ठीक है। तो आप याद रख लेंगे इस चीज़ को। तो और आपसे आप कुछ ना याद रखें तो कम से कम 4 भाग में था, ये याद रखिएगा। और देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका हर एक चीज़ जान लेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसका हम कुछ नहीं जानेंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये इम्पोर्टेंट था तो हमने जान लिया सब कुछ, ठीक है। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे आप सही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी और चीज़ का बहुत डीप में पढ़ना शुरू कर दें, जो इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर निकल गए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मिस्र बंधुओं का नाम जो है शुक्ल जी अपने किताब में दर्ज करते हैं, इस वजह से ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक दिन हम ये कोशिश करेंगे, शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका लिखे हैं ना, कम से कम उस पोर्शन को हम आपके साथ पढ़ लें, बस उस पोर्शन को, लगभग 4-5 पेज का है, बहुत अधिक नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो जो राइटर आए हैं वो अपने आप बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो ये काम हम लोग जब हिंदी खत्म कर लेंगे तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे।
तो 4 भाग समझ आ गया, 1913 और 34 समझ आ गया, ठीक है। इसमें 4591 मतलब 5000 कवि हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बस कोशिश कर सकते हैं कि 5000 कवि का जीवन वृत्त लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए मिश्र बंधुओं, हाँ देखिए इसमें अज्ञात कवि आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत घर घर जाके खोज रहे थे किताब, ठीक है, इस वजह से बहुत सारे अज्ञात कवि आए हैं। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हिंदी साहित्य का हर एक कोई भी एग्जाम होगा तो एक प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है। वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। मैं इसी किताब का बार बार जिक्र करता हूँ, ठीक है। और इसी किताब को हम हमारे टेबल पे तो नहीं पढ़ा है, लेकिन कहीं इधर उधर जरूर होगा, ठीक है। कहीं कभी बेड पे पढ़ता हूँ, कभी टेबल पढ़ता हूँ, तो इधर उधर होते रहता है किताबें, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आप याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल की है। और इसमें देखिए ये नागरी प्रचारणी सभा बनारस में है, यदि कोई बनारस के आसपास होंगे तो आप नागरी प्रचारणी सभा जा सकते हैं, हम लोग को कई बार आना जाना हुआ है, ठीक है वहाँ। और हमारे कुछ साथी वहाँ इस बीच में वो भी चल रहा है इंटर्नशिप, तो वहाँ जाके काम किए हैं, जो पांडुलिपियाँ हैं उनको बचाने में, संरक्षण करने में हमारे पीएचडी के कई साथी गए थे, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका, तो ये मूल रूप से किताब के रूप में नहीं आई हुई थी, एक किताब है हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका समझिए कि कोई व्यक्ति भूमिका 500-600 पेज का लिख रहा है, हमारे पास 700 पेज वाली पुस्तक है, तो कोई तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कैपेसिटी आप लोग समझिए कि भूमिका लिखते हैं, जो 4-5 पेज की भूमिका लिखते लिखते लोग थक जाते हैं, वो इतने पेज का लिख रहे हैं, ओके। तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में पब्लिश हुआ था और इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास, तो एक चीज देखिए भूमिका में इनका दूसरा नाम है, हिंदी साहित्य का विकास नाम है, ठीक है। लेकिन मूल जब अलग से किताब पब्लिश हुआ तो उनका नाम चेंज करके हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया, ठीक है। तो भूमिका में जब पब्लिश हुई थी तो हिंदी साहित्य का विकास, और यही इंपॉर्टेंट है 1929 पहली बार 1929 ईस्वी में लाया गया, ठीक है, इस किताब को, ठीक। तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से है, जो कि प्रचलित बाद में हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से, ठीक है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास 1929, बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो इस पे एक्चुअली श्याम सुंदर दास और इनके बीच काफ़ी बहस चल रहा था, ठीक है। आप नागरी प्रचारणी सभा के इतिहास पढ़ेंगे तो श्याम सुंदर दास का काफ़ी रोल था, तो ये मतलब एक तरह से श्याम सुंदर दास कोशिश कर रहे थे कि हमारे नाम से ये किताब छप जाए, तो फिर ये अपना अलग से सब कुछ कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये देखिए यहाँ देखिए कह रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवि और लेखक हैं शामिल किए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। नागरी प्रचारणी जो है वो उपन्यास है। अच्छा, नागरी प्रचारणी उपन्यास नहीं है, ये एक पत्रिका भी है, ये सभा है। नागरी प्रचारणी सभा ये एक तरह से जैसे संस्था टाइप में है, ये बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं, और ये इस नागरी प्रचारणी सभा जो है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग काम करते थे, और शुक्ल जी भी वहीं काम करते थे, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया और हम लोग 11:03 पे पहुँच चुके हैं, पर क्या करिएगा, इस तरह से समय तो हमें मैनेज तो करना ही होगा, और थोड़ा सा और पढ़ाएंगे हिंदी, ठीक है। और अच्छा, किस किस को अभी सोना है? किसी का सोने का समय तो नहीं है? हाँ नहीं सर, आपकी ऊर्जा देख के हमने हाँ, तो भाई हमारे ऊर्जा से आप लोग मैच कर लीजिए, सक्सेस तभी होंगे। और इतनी रात को हमें जगने का बहुत ये नहीं है, हमें नींद कम आती है, ठीक है। तो आप लोग को भी जगा के रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को स्कूल तो नहीं जाना है, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्कूल जाना रहता है, उन्होंने मैसेज किया था कि सर मुझे स्कूल जाना रहता है और उन्हें दिक्कत है, पर उनके लिए रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, तो जिन्हें दिक्कत होगा तो अपना जीमेल अपना भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है। हालांकि आप लोग को जो इतनी दिक्कत हो रही है उसके विषय में मैं सोच रहा हूँ, आज बहुतों से बात भी किया हूँ, ठीक है। तो जहाँ बात बन जाएगी तो कुछ अच्छा चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमारा इंडिकेशन आप लोग समझ भी रहे होंगे।
आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भूमिका है उसमें आपको ये चीज़ आराम से दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों का मरमरिंग का साउंड आ रहा है तो या तो म्यूट कर लें, या फिर ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग दूसरे जगह व्यस्त हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कवि वृत्त संग्रह का मतलब होता है कवियों का जीवनी लिख देना बस, और कुछ नहीं। कवियों का कीर्तन आगे कहेंगे कि कवि कीर्तन के बारे में अभी बात करेंगे वो। ठीक है, कवि कीर्तन कर रहे थे, जो इतने सारे लोग कवि कीर्तन कर रहे थे, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु को कवि कीर्तन करने जैसे। लेकिन यहाँ जो आपको दिया हुआ है कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिभूत कौन करते हैं? रामचंद्र शुक्ल करते हैं, इनके इतिहास ग्रंथों को, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं की किताब को। ठीक है, आगे हम चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनका लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह कोट किया जाता है, इसीलिए इस पे ध्यान देंगे। हाँ, जबकि प्रत्येक देश की का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यही स्टेटमेंट पूछ लेता है। हाँ, कि साहित्य के बारे में ये डिफिनीशन कौन देते हैं? ठीक है, तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, मतलब वहाँ की जनता क्या सोचती है, ठीक है, क्या एक्ट करती है, हाँ, उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज है क्या? साहित्य। साहित्य में प्रेमचंद लिखते हैं गोदान, तो उस समय के किसानों की स्थिति है, या अभी ही कोई कविता लिख रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, तो अभी के जीवन को दर्शाता है। तो वहाँ के जो जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। हालांकि यहाँ शुक्ल जी का जो जनता है ना, वो पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, वो जो जो निरक्षर लोग थे उनको वो जनता नहीं मानते थे शुक्ल जी, और इस वजह से उनकी आलोचना काफ़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि कहते थे कि उनके पास बहुत सोचने की सोचने की शक्ति नहीं होती, और उनकी चित्तवृत्ति को क्या ही काउंट करना। ठीक है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। ऑब्वियसली जनता जिस हिसाब से सोचना शुरू करेगी और परिवर्तित होगा, तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो साहित्य का इतिहास क्या करता है? जो भी परिवर्तन हो रहा है, हाँ, उस परंपरा को ऑब्जर्व करना, उसके साथ सामंजस्य बैठाना। शुक्ल जी के यहाँ सामंजस्य शब्द काफी बार आया होगा, और शुक्ल जी तुलसी को काफी फेवर इसी शब्द की वजह से करते हैं। ठीक है, कि तुलसी के यहाँ सामंजस्य काफी अधिक है। जब हम लोग बीए के दौरान थे तो हम लोग को तुलसी के सामंजस्य पे ही काफी प्रश्न करवाया जाता था कि तुलसी के यहाँ जो सामंजस्य है उसको दिखाओ, किस तरह से जंगल है, हाँ, एक राज दरबार है। ठीक है, हाँ, कोई सत्ता चाह रहा है और कोई सच्चा को तिरस्कार कर दे रहा है। ठीक है, एक तरफ देवता है, एक तरफ असुर हैं, तो ये सामंजस्य आप देखे होंगे, कहाँ अवधि के लोग हैं और कहाँ जो है मिथिला वाले हैं, तो किस तरह से सामंजस्य हो रहा है। ठीक है, तो ये सामंजस्य दिखाने की बात, और इस वजह से शुक्ल जी को, मतलब शुक्ल जी तुलसी को बहुत फेवर करते हैं। ठीक है, तो इधर आते हैं, इसकी सामंजस्य दिखाना, जो परंपरा बदल रही है, चित्तवृत्ति बदल रही है, उसी के साथ सामंजस्य दिखा देना ही साहित्य का इतिहास कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम फोकस करेंगे इतिहास पे भी। ठीक है, और तो आप देखे होंगे कि आदिकाल जब ये बात करते हैं और किस तरह से पृथ्वीराज रासो को जाली कहते हैं, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक कहते हैं। और मैंने कई बार आपसे प्रश्न कहा है, पूछा है, आप लोग कई बार गलत करते हैं कि पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी जाली कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो अप्रामाणिक कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रमाणिक कर देते हैं, अर्ध प्रमाणिक कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो क्या है? अप्रमाणिक है। किन के अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हो गई यहाँ तक। ये देखिए अभी जो इरेजर है वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए वर्क करने लगा। उसके बाद अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास की जो आलोचना से पृथक कर दिया है। ठीक है, और ये अब इनकी किताब यदि थोड़ा सा भी आपको हाथ लगेगा तो ये कवियों का थोड़ा थोड़ा आलोचना भी करते रहते हैं। ठीक है, और उसमें वहाँ की सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, ये सारा राजनीतिक परिस्थिति सब बतलाते हुए चलते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ जो है कवियों की रचनाओं के बारे में बात नहीं करते हैं, वहाँ की सारी परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। तो ये जनता की चित्तवृत्ति इतने में दिखता है और ये कवि में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो साहित्य इतिहास इस तरह से ये लिख रहे हैं। ठीक, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस लाइन को आप ध्यान देंगे कि साहित्य इतिहास लेखन को आलोचना से पृथक कर रहे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय कौन देते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं पहली बार, और कई बार ये विकासवादी शब्द इनके लिए आएगा। ठीक है,
तो पहली बार वैज्ञानिक इतिहास लिखने की बातचीत कर लें या विकासवादी इतिहास लिखने की बातचीत कर लें, तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या हो गया, 1 मिनट, पूरा ब्लैक हो गया है क्या? ये पूरा ब्लैक हो नहीं गया। सर, ठीक है। अच्छा, मेरे ही सामने ब्लैक हो गया। ठीक है सर। अब देखिए आप लोग के सामने तो ठीक है, और लेकिन मेरे सामने क्यों ब्लैक हो गया? 1 मिनट रुक जाइए, ये पूरा ब्लैक हो चुका है सिस्टम मेरे पे सामने। लोड बढ़ रहा है सर। हाँ हाँ, ये सिस्टम पे अचानक लोड बढ़ा है ना, आप लोग ऑनलाइन आ गए तो इस वजह से सारी चीज़ें लोड बढ़ रहा है। ठीक है, 1 मिनट हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, और ज़्यादा होगा तो सिस्टम का अभी अभी अपडेट कराए थे आप लोग से, कुछ ही महीने पहले की बात है, अपडेट करवाया गया था, हो सकता है वारंटी पीरियड में ही हो। ये देखिए सिस्टम पे बिल्कुल लोड पड़ गया है। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट को पायलट यू आर इन, ये बार बार ऐड दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वाले। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि नवंबर 25 के बाद ये हमारे में विंडो 10 है, तो ये कह रहे हैं विंडो 11 आप यूज करिएगा। यहाँ से मैं कई बार प्रश्न बनाता हूँ। ओके, आप सब कुछ दिख रहा होगा, हमें तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा ना? ये देखिए, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, कल के वीडियो में हुआ ये था कि आप लोग का स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था, तो देखा कि उसको देखे तो बहुत सारे लोग, लेकिन उसका जो एवरेज व्यू था वो कम गया था, तो चूंकि स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था। ओके, ये देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास लिखते हैं। ठीक है, 900 वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक बार किसी एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। ठीक है, शुक्ल जी का स्टेटमेंट कहीं आ जाए या कुछ ऐसी बातचीत हो जाए तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो कितने साल रखते हैं? 900 साल रखते हैं। एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि शुक्ल जी जो है आदिकाल को में कितना पीरियड लेते हैं। ठीक है, तो आपसे कुछ नहीं, 1050 से 1375 है आदिकाल का टाइम पीरियड, आपको पता है शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, बस हमने इससे कहा था कि माइनस करके बताइए कितना होगा, तो हमने आपसे इतिहास का भी प्रश्न पूछ लिया था, और एक ही साथ मैथ्स का भी प्रश्न पूछ लिया था कि आपको घटाना आता है कि नहीं। ठीक है, तो आप जितना क्रिएटिव ऑप्शन सोच सकते हैं उससे अधिक क्रिएटिव ऑप्शन आपको मिलेगा मेरे द्वारा, और आप लोग फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। 57 होता है ना सर? नहीं नहीं, मैं आपसे ये तो 57 तो विक्रम संवत और ये ईस्वी की बातचीत कर रहा था, उसमें 325 होगा। हाँ हाँ, 325 होगा, ये सही अच्छा बोली अच्छा। है। 1375 में से 1050 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 5। हाँ, ये 2 3 325 आएगा ना? 325। हाँ, तो 325 साल का ये मतलब आदिकाल को जी रखते सर। हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं मैथ्स का भी प्रैक्टिस आप लोगों का करवा देता हूँ, ऐसा ना हो कि कहेंगे कि मैथ्स नहीं चल रहा है, तो ये मैथ्स भी चल रहा है। कोई इनरोल होना चाह रहे हैं इतनी लेट नाइट में, मैं देख लूँ। चलिए कोई नहीं, दिख नहीं रहा है, ओके जाने दीजिए, जो भी है। अब इतनी रात को इनरोल होंगी तो क्या मतलब है, या ज़्यादातर होंगी में हमारा इसलिए निकल रहा है। अच्छा, कोई रियली में बार बार कर रहे हैं, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। समवन वांट टू ज्वाइन, रूबी रंजन ये ज्वाइन होना चाह रही हैं। रूबी जी इतना लेट से आएंगी तो कैसे होगा? रूबी जी इतना लेट आएंगी तो कैसे होगा? ठीक है, ये हमने अब यहाँ देख, हाँ तो ये हाँ तो ये देखिए, हमको तो इतने सारे छात्र जुड़े हुए हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आपको होगी। आप यदि एग्ज़ाम में ये सारा चीज़ मिस करेंगी, आप आज समझिए TRE 1 में मैं जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था TRE 2.0 के समय, तो मैं देख रहा था कि एग्जामिनर को बस ये 2 पेज मिले थे, 2 चैप्टर मिला था क्वेश्चन बनाने के लिए, इस चैप्टर से ही 10 प्रश्न ले लिया था। ठीक है, तो और मैं अपने दीदी को, जो आप कल आप सुने होंगे जिक्र कर रहे थे सब, हाँ ये दोनों चैप्टर रटवा दिया था कि भाई यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, तो प्रश्न मिले ही होंगे आपको TRE 3 में। ठीक है, यार क्यों मेरे पीछे था इसका 1 से भी? हाँ तो वही कह रहा हूँ, पूछेगा ही। ठीक, तो ये देखिए कि भक्ति का मतलब शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, एक तो तुम्हारा आपका आदिकाल आप देख लिए हैं, जिन्हें ये क्या कहते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है, लेकिन भक्ति काल का इनका जो डिवीजन है वो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। कुछ मिस नहीं तो नहीं हुआ ना? ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये आप लोग से मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ और आप लोग गलत करते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इस चार्ट को समझने की जरूरत है। ठीक, एक तो भक्ति काल है, भक्ति काल को ये 2 शाखा में करते हैं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा।
निर्गुण शाखा समझ लीजिए कि जो है वैसे ईश्वर की बातचीत करते हैं, हाँ, जिनमें ईश्वर की मूर्ति ना हो, ठीक है, ईश्वर का सिर्फ आभास हो, ठीक है। लेकिन सगुन में आप राम को जान रहे हैं कि राम का एक चरित्र आपके माइंड में तुरंत आ जाता है, राम का पिक्चर आपके माइंड में आता होगा कि राम कैसे होंगे। और जब से राम मंदिर बना है उसके बाद तो लोगों के माइंड में और चल रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कृष्ण का भी आता होगा, ठीक। तो राम और कृष्ण, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, प्लीज़ आप म्यूट करिए। मैं नहीं तो म्यूट कर दूंगा, जिनकी भी आवाज़ें हैं वो म्यूट हो जाइए। हाँ, ये जब मैं, हाँ, विनीता, आपको म्यूट किया जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जो भक्ति काल है उसको हम दो शाखा में बांट रहे हैं, एक तो निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा। ओके, तो निर्गुण शाखा मतलब समझ गए कि ऐसे ईश्वर की कल्पना जिसका आकार ना हो, ठीक है, जो निराकार हो, लेकिन हम कृष्ण का, राम का चरित्र देख सकते हैं, उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। कई धारावाहिक में आपने देखा, कई मूर्ति देखे हैं, आपके गांव में मूर्ति होगा, आपके शहर में मूर्ति होगा, राम का मंदिर होगा, कृष्ण का इस्कॉन का मंदिर आप देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ वो सगुण धारा है। तो भक्ति काल को दो धारा में, निर्गुण धारा और सगुण धारा, ठीक है। अब निर्गुण धारा में दो दो पार्ट कर देते हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है, और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को, जो संत साहित्य, हमने कई बार पूछा होगा कि संत साहित्य कौन है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो भी कवि हैं वो संत कवि हैं, लेकिन जो प्रेमाश्रयी शाखा के हैं उनको हम सूफी भी कहते हैं, ठीक है। आपको क्लियर है कि सूफी कौन है? हाँ, निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवि सूफी कवि हैं, ठीक है, लेकिन निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी कवि संत कवि हैं। ये क्लियर हो गया आपको? दूसरी तरफ आप आएंगे तो सगुन को ये दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक राम भक्ति शाखा में, एक राम भक्ति में और एक कृष्ण भक्ति में, ठीक है। ये राम भक्ति और कृष्ण भक्ति थी। यहाँ तो आपको समझ आ रहा है, यहाँ बहुतों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक बार और क्लियर करूंगा। एक मिनट, मैं ये पेन जो है उसको यूज अब करना शुरू कर दिया हूँ कि मिटने के लिए काम है। ये पेन बहुत काम का चीज़ है, एक साथ यदि मिट जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ क्लियर आपको दिख रहा ना, ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, निर्गुण धारा को दो पार्ट में, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी मतलब संत काव्य और प्रेमाश्रयी मतलब सूफी काव्य, भूलना नहीं है, ठीक। इतना क्लियर हो गया भक्ति काल का डिवीजन शुक्ल जी के अनुसार, ठीक। क्लियर होना ही चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ तो है नहीं कि आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और इससे प्रश्न मैं बना सकता हूँ, देखिए, खास करके निर्गुण धारा से कई बार प्रश्न बनाऊंगा मैं, ठीक है, कि आप लोग को याद हो जाए। उसके बाद देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को जो कवि लिख रहे थे उनका जीवन वृत्त लिख देना ही साहित्य इतिहास लिखना नहीं है, उनकी रचनाओं की बात करना, ठीक है। और इसलिए शुक्ल जी का एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर एक कवि के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देते गए हैं, ठीक है। और एक हिंदी साहित्य के जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें टिप पे रहता है कि बिहारी के बारे में क्या कह रहे हैं, निराला के बारे में क्या कह रहे हैं, कबीर के बारे में क्या कह रहे हैं, या रासो के बारे में क्या 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 कह रहे हैं, विद्यापति के बारे में क्या कह रहे हैं, खुसरो के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। प्रक्रम वाइज पूछ लिया जाता था, और उसमें जब हम लोग नेट की तैयारी करते थे उसमें हम लोग को सारी चीज़ें याद थी। एक समय समझिए कि शुक्ल जी की किताब हम लोग उस समय 10 से 11 बार पढ़ चुके थे, हाँ। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को टिप पे था। अभी तो चीज़ें थोड़ी, चूँकि पीएचडी के दौरान आप समझते हैं कि आप अपने रिसर्च पे फोकस हो जाते हैं, तो आपको अलग अलग चीज़ पढ़नी होती है, तो ऐसा नहीं कि एक ही किताब जीवन भर पढ़ते रहेंगे, तो जब ज़रूरत हो तो पढ़नी चाहिए। जैसे आपको सरस्वती पांडे अभी से शुरू किए हैं और एग्ज़ाम तक आपके टिप पे होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टिप पे होना चाहिए, ओके। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब आता है एडविन ग्रिप्स। एडविन ग्रिप्स आ रहा है। एडविन ग्रिप्स महोदय ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यहाँ दो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, उसको मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एडविन ग्रिप्स स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये लिखते हैं 1917 में, इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, लेकिन स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखते हैं एडविन ग्रिप्स, ठीक है। एक बात होगी।
हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने सन 1920 में FEK ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो FEK क्या लिखते हैं? हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है। तो FEK ये लिखते हैं, लेकिन ग्रिप्स जो है स्केच करते हैं। स्केच कौन करते हैं? एडविन ग्रिप्स। तो ग्रिप्स क्या करते हैं? स्केच करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप GS करके याद रख सकते हैं, ग्रिप्स और स्केच, GS, ठीक है। और यहाँ देखिए हिस्ट्री का H लेटर आता है, ठीक। तो FEKH इस तरह से कुछ आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रिप्स और स्केच, हाँ, GS से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। GS आपको भुलाना नहीं है, GS पढ़ना भी है आपको, ठीक है। तो ग्रिप्स और स्केच याद रहेगा, एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और FEK क्या लिखते हैं? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है। क्लियर रहेगा ये? यहाँ चूंकि सब कंफ्यूज रहते हैं तो आप लोग भी कंफ्यूज रहेंगे, हम लोग को भी भुलाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग को भुलाता नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं जो चीज़ याद नहीं होता उसके लिए, और इसको निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। ये टेक्निक है, इसको निमोनिक्स कहा जाता है। तो और कि हमें अधिक से अधिक याद रहें, ठीक है। तो GS आपको याद रहेगा ना, एडविन ग्रिप्स और स्केच, और FEK हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ओके। ये भुलाना नहीं चाहिए आपका, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि और दूसरी बात, जब हम ऑप्शन बनाएंगे तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो है जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दतासी, FEK और इस सब का नाम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। या कोई भी यूज करेगा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है 1848 वाला, ठीक है। हम लोग के MA का जो फर्स्ट ईयर था उसके फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग को असाइनमेंट दिया गया था तो हमने इस पे ही वर्क किया था, ठीक है। तज़किरा ई सुरवाई हिंदी 1848 में जो है ये किताब का नाम तज़किरा ई हिंदी भी कहते हैं, हाँ, नामक का इतिहास ग्रंथ कौन लिखते हैं? मौलवी करीमुद्दीन वाला लिखा गया। इनमें कुल कितने कवि हैं? 1004 कवि हैं, जिनमें हिंदी के सिर्फ 62 कवि हैं। इनमें प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, ठीक है। तो कालक्रम का ध्यान रखा गया प्रथम बार, ये कंफ्यूज करेगा आपको, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये इनकी किताब का नाम बस याद रखेंगे, मौलवी करीमुद्दीन क्या लिखते हैं? हाँ, तज़किरा हिंदी लिखते हैं, ठीक है। सुरवाई आप याद रखें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन 1848 मत भूलिएगा, हाँ, क्योंकि ये बीच में आते हैं। 1848 आप देखे होंगे कि हमने कहाँ 1839 पढ़ा था, आपको याद आ रहा है? 1839 पढ़े थे, 1873 भी पढ़े थे, ठीक है, 1883 पढ़े थे और 1888 पढ़े थे, याद है ये सारी चीज़ें? 1929 भी पढ़े हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और 1848 बीच में आ गया है, 1848 से बीच में आ गया है, तो ये सारा फिगर आपके क्लियर है ना? नहीं है तो पहली बार में नहीं आता है, तो आपके पास यदि सरस्वती पांडे की किताब है तो उसमें मार्क कर लीजिएगा, नहीं है तो PDF में मार्क करिए, लेकिन मार्क करिए, ठीक है। और अभी जाते ही मार्क करना चाहिए आपको, ठीक है। और ये मम्मियों के साथ बच्चे भी जगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, थोड़ा सा बीच बीच में माहौल हल्का करते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, और मुझे लगता है कि हाँ, और आगे पढ़ा जाए या फिर यहाँ स्टॉप किया जाए चीज़ों को, क्योंकि 11:30 हो चुका है और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा NCERT भी पढ़ लें। और देखिए क्या NCERT भी थोड़ा पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग शुक्ल जी के इतिहास तक किए हैं, एक तरह से देखा जाए तो मान के चलते हैं कि हम किस पेज तक कर लिए हैं, एक मिनट देख लेते हैं, 69, ठीक है। तो 3 पेज किए हैं इतने, ठीक है, 3 पेज किए हैं इतने देर में हम लोग, 69, ठीक है। और कुछ वीडियोज देखिए आप लोग थोड़ा सा परेशान मत होइएगा कि कुछ वीडियोज मैं यूट्यूब पे फ्री में डालूंगा, ठीक है, कि लोग थोड़ा सा पता चले कि साहित्य सहचर भी कुछ चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि हमसे पैसा लिए हैं और फ्री में कंटेंट डाल रहे हैं, शुरुआत में हैं इस वजह से कुछ कंटेंट हम लोग फ्री में डालेंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री में जाएगा। और जैसे अभी हम हिंदी मतलब इस क्लास को जहाँ अभी तक जैसे रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, तो इसके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। NCERT की चीज़ें हम नहीं डालेंगे, ठीक है, फ्री में नहीं डालेंगे, क्योंकि NCERT पढ़ाने में बहुत मेहनत लगने वाला है, ऐसे नहीं है कि हिंदी पढ़ाने में बहुत मेहनत नहीं लगने वाला है, लगा ही है, हाँ, पर
54 मिनट में हम लोग 3 पेज पढ़े हैं, एक पेज पे 18 मिनट कम से कम दिए हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए